जय हिंद। बत्रा डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी भावी फौजियों का मैं विवेक मिश्र स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के अपने इस क्लास में हम लोग जो वीकली टेस्ट हुआ है बत्रा डिफेंस एकेडमी की ओर से, वो आपके लिए एनडीए बैच का टेस्ट पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये पहल इसलिए भी की जा रही है ताकि अगर आप कहीं न कहीं हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं तो टेस्ट पेपर आपको मिलता रहे। और उसी क्रम में जो इस बार का टेस्ट पेपर हुआ था, इंग्लिश का सॉल्यूशन आपने कल देख लिया था। हम लोग आज के अपने इस क्लास में जानेंगे जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं, जिसमें हम लोगों ने पॉलिटी की क्लास के आधार पर ही अपने टेस्ट पेपर को तैयार किया है और उसी का आंसर और सॉल्यूशन हम लोग जानेंगे कि आपका सही जवाब क्या होगा। एक बार यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आपके एनडीए पेपर का फॉर्मेट होता है और इसी तरीके से पेपर आपके एग्जाम में भी आते हैं। और न सिर्फ ये फॉर्मेट बल्कि स्टैंडर्ड भी जो हम लोगों ने बनाया है वो उसी तरीके से आपके यहाँ पेपर पूछे जाते हैं। इंग्लिश का पेपर कल आपने सॉल्व कर लिया था, ये सारी बातें आप देख चुके हैं। अब इसके बाद देखिए तो क्वेश्चन नंबर जो 25 तक आपने इंग्लिश का देखा था और 26 से हम लोगों को स्टार्ट करना है अपने सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस को। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आपके लिए जो पहला सवाल दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपके सामने पार्ट बी है जनरल स्टडीज का और क्वेश्चन 1 जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपको पेपर में 26 नंबर आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था ये आपको यहां पर देखना है। यहां पर आप देख लीजिए तो यहां पर अगर भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की हम लोग बात करेंगे तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आंसर आपका इसमें हो जाएगा, आप जानते भी होंगे इस सवाल का आंसर और आपने उम्मीद है कि सही लगाया होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी आपका सही होगा। चूंकि हमने आपको बतलाया था कि इसकी मुख्य रूप से 2 बैठकें हुई थी और इसमें स्टार्टिंग में जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को इसकी सेकंड सीटिंग हुई थी और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसकी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये इसके अध्यक्ष थे और इसके बाद में जो सेकंड बैठक हुई थी इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कैसे थे तो ये थे अस्थाई अध्यक्ष और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, अस्थाई अध्यक्ष इनको कहा जाता है। तो यहां पर आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कौन अस्थाई अध्यक्ष थे और कौन अस्थाई अध्यक्ष थे। इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने है 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आप देखेंगे यहां पर आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। यहां पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन चारों में से आपको चूज करके बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पर आपका सही होगा। अब यहां पर आप देखिए तो एक एक पॉइंट को हम लोग अगर देखें तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट जो आपको दिया गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था वो संविधान निर्माण पर असर था उसका। इसके बाद में देखिए तीसरा स्टेटमेंट क्या है। यहां पर दूसरा स्टेटमेंट उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है और इसके बाद राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो यहां पर अगर आप चौथे स्टेटमेंट को देखेंगे तो ये आपका रॉन्ग है। वजह क्या है कि जो राज्य का मुखिया कौन होता है, सुप्रीम ऑफ द नेशन या सुप्रीम ऑफ द स्टेट अगर कहेंगे तो यहां पर कौन हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका प्रेसिडेंट
और आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट जो होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया होता है। ये इनडायरेक्ट इसका इलेक्शन किया जाता है और आपने इसमें देखा भी होगा कि इसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज भी बनाया जाता है और इसी से इसका इलेक्शन करवाया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज पर आपने देखा होगा कि हमने एक अलग से भी क्लास उसमें दिया हुआ है, ऑनलाइन भी आपके लिए उपलब्ध है, तो उसको एक बार अगर कंफ्यूजन है इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है तो उस वीडियो को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि आप जानते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में इन्होंने अपना उद्देश्य प्रस्ताव दिया था। तो पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया था, संविधान के निर्माण पर उसका असर था। और इतना ही नहीं बल्कि जो नेहरू जी ने प्रेजेंट किया था अपना ऑब्जेक्टिव, उसी में थोड़ा बहुत संशोधन करके हमारे देश के जो संविधान की प्रस्तावना है उसको अडॉप्ट किया गया। इसके बाद उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। आपने ये भी जाना है कि उद्देशिका को जन्मपत्री या जन्मकुंडली या हॉरोस्कोप भी कहा जाता है। इसके बाद सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं हमारे प्रीएम्बल के अंतर्गत ही वो सारे आपको मिल जाते हैं। इसलिए आपका पहला और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इसके बाद संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। आप जानते हैं कि प्रीएम्बल की शुरुआत होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये सारी की सारी बातें आपको कहां पर हैं, प्रीएम्बल। और शुरुआत कहां से होती है, हम भारत के लोग। तो इसका मतलब है संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। तो 1, 2 और 3 आपका सही होगा, बट 4th वाला राइट आंसर आपका नहीं होगा। तो 1, 2, 3 स्टेटमेंट आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए आपका ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने है 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आप देखिए तो यहां पर आपको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। कौन कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो कि भारतीय और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, एक ही नागरिकता, संविधान की 3 अलग अलग सूचियां, न्यायपालिका की द्वैधता या फिर संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, आपसे सवाल क्या पूछा गया है कि समान रूप में पाया जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे तो समान रूप में अगर एक ही नागरिकता की बात करें तो ये नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं भारत में सिंगल सिटीजनशिप है लेकिन अमेरिका में ड्यूअल होती है। संविधान की 3 सूचियां ये भी समान नहीं है, ये भारत में ही पाई जाती है। न्यायपालिका की द्वैधता ये भारत में आप नहीं देखते हैं इसको, क्योंकि भारत में एकल न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, लेकिन संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था है। तो आप जानते हैं कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए तो क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने है 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आप देखेंगे तो यहां पर आपको सूचियों के साथ मैच करवाना है। अब यहां पर आप जरा इस बात को समझिए कि आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन कौन से ऐसे संविधान के हमारे लक्षण हैं, फीचर हैं जो कि हम लोगों ने अलग अलग देशों के संविधान से उसको ग्रहण किया है, ये आपको यहां पर राइट आंसर लगाना है। अब आप यहां पर जरा देखिए कि ए यानी कि मूल अधिकार जो है उसको हमने किस देश के संविधान से एडॉप्ट किया है। तो यहां पर आप देखिए मूल अधिकार को हमने ले लिया है कहां से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसके बाद में देखिए जो अगला पॉइंट है शासन की संसदीय पद्धति, इसको हमने कहां से लिया है, तो शासन की संसदीय पद्धति जो है इसको हमने ले लिया है ब्रिटेन के संविधान से यानी कि यूके से। फिर इसके बाद देखिए तो आपातकालीन प्रतिबंध जो हैं ये आपातकाल हमने लिया है कहां से, इसको ले लिया है जर्मनी से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हमने लिया है आयरलैंड से, यानी कि ए का आपका 2 हो जाएगा। अच्छा, ऐसे सवाल जब भी आपको मिले तो एक एक ऑप्शन आप मिलाइए। अगर ए में आप देखेंगे
2 आपको मिला है, तो ए में आपको 2 मिल गया है। इसके बाद देखिए 2 जगह पर ए में 2 मिल रहा है। फिर इसके बाद देखेंगे तो बी का आपको 1 मिल रहा है, बी का आपको 1 मिल रहा है। अब आपको आंसर यहां पर मिल गया। अब आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो गया। बट यहां पर जो आपको दिए गए हैं अलग अलग प्रोविजन और इसको कहां से लिया गया है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और इसी तरीके के प्रश्न आपके एनडीए के एग्जाम में और सीडीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हो उनके एक एक पहले मैच करवाइए और अच्छे तरीके से उसका आंसर आप करिए। अगला सवाल देखिए, तो अगले सवाल में हम लोग देखेंगे तो यहां पर आपको फिर से उसी पैटर्न का एक और सवाल दिया गया है, जिसमें आपसे यहां पर भी पूछा गया है कि कौन कौन सा प्रोविजन कहां कहां से लिया गया है। एक बार इस पर आप नजर डालिए और देखिए कि आपका राइट आंसर इसमें क्या होना चाहिए। यहां पर आप देखेंगे तो एक एक करके आपको मैच करवाना है। जैसे कि अगर आप जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की हम लोग बात करें, तो नीति निर्देशक तत्व ये आपको कहां से लिए गए हैं, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो लिया गया वो लिया गया है आपके आयरलैंड के संविधान से। यहां पर आपका जो पहला पॉइंट हो गया वो आपने देख लिया है कि इसको हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। और फिर इसके बाद में आप देखेंगे तो अगले पॉइंट में जो है मूल अधिकार दिया गया है। मूल अधिकार को आप जानते हैं कि हमने कहां से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इसको ले लिया है। अब इसके बाद में देखिए तो अगला है संघ राज्य संबंधों की जो समवर्ती सूची है। यहां पर समवर्ती सूची इसको हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत राज्यों का संघ है और संघ में अधिक शक्ति निहित होती है, ये प्रोविजन हमने लिया है कनाडा के संविधान से। तो इस तरीके से अब आप राइट आंसर अपना मिलाइए तो सही जवाब आपका हो जाएगा। इसमें अगर देखेंगे तो ए का आपको 3 चाहिए, ए में आपको 3 चाहिए, तो ए में 3 आपको किस में मिल रहा है, 2 जगहों पर बी और डी में मिल रहा है। लेकिन बी में आपको फिर 5 चाहिए, तो बी में आप देखेंगे तो 5th आपको डी वाले ऑप्शन में मिल जा रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला सवाल देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 31 और यहां पर भी आपको कुछ इसी तरीके से दिए गए हैं, बट यहां पर आपको आर्टिकल्स दिया गया है और इस आर्टिकल्स को आपको मैच करवाना है। अब यहां पर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप जानते हैं कि अनुच्छेद 14 में अगर आप देखेंगे तो 14 से लेकर के 18 के बीच में आपको किसका अधिकार दिया गया है, समानता का, और ये आपको मिल जाता है 14 से लेकर के 18 के बीच में। इसके बाद में देखेंगे तो आर्टिकल 36 है, इसमें क्या है तो नीति निर्देशक तत्व है और इसकी शुरुआत हो जाती है आर्टिकल 36 टू 51 आपको मिल जाता है। फिर इसके बाद में आर्टिकल 74 में तो यहां पर होता है मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं, तो ये आपको कहां पर मिलता है, तो ये आपको मिल जाता है आर्टिकल 74 में आपको मिल जाता है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करेंगे तो आर्टिकल 368 में, जिसमें संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको मैच करवा सकते हैं। ए में आप देखेंगे तो 3 आपको चाहिए, केवल एक ऑप्शन अगर आप मिलाएंगे तब भी आपका राइट आंसर मिल जाएगा। ए में 3 अगर सिर्फ एक आपको आता है तो अच्छे तरीके से आप इसको राइट आंसर कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, यहां पर आपको बतलाना है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। आर्टिकल 32 में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। यहां पर ध्यान रखिए कि आपको करेक्टली मैच की बात की गई है, सही कौन सुमेलित है ये आपको बताना है। यानी कि 3 इसमें जो मिलेंगे वो आपको गलत मिलेंगे। अब यहां पर आप देखिए तो पहला है न्याय के समक्ष समानता, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ अगर की बात करेंगे तो ये आप जानते हैं कि आपको आर्टिकल 30 आर्टिकल आपको मिल जाता है 14 में, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और एक सभी लोग क्या होंगे, कानून के समक्ष समान होंगे।
अब यहां पर आर्टिकल 78 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, यहां पर आपको दिया गया है संसद का गठन किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, यहां पर संसद का गठन अगर बात करेंगे तो ये आर्टिकल 78 में नहीं बल्कि 79 में दिया गया है। अब इसके बाद में आर्टिकल 192 सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी आपका गलत है। डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी अनुच्छेद 352, ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ऐसे भी अगर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो पहले सभी ऑप्शन एक बार आप ध्यान से पढ़ लिया करिए। अगर सही वाले आपको दिए हैं तो अब सही वाला अगर आपको मैच करवाना है तो बहुत इजीली आप इसको मैच करवा सकते हैं और ऑप्शन नंबर जो डी आपका इसमें है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 33। यहां पर क्या दिया गया है, फॉलोइंग द स्टेटमेंट, यहां पर आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और तीनों स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 20 पार्ट, और आप जानते हैं कि हमारे संविधान में इस समय 20 नहीं बल्कि 25 पार्ट्स होते हैं और स्टार्टिंग की बात करेंगे तो 22 पार्ट आपको मिलते थे। देयर आर अ टोटल ऑफ 390 आर्टिकल्स, तो आप जानते हैं कि ये इस समय 440 प्लस आर्टिकल्स हो गए हैं और अगर ओरिजिनली बात करें तो 395 आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे। इसके बाद में देखिए द 9th, 10th, 11th एंड 12th शेड्यूल्स वेर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये इसको जो भारतीय संविधान की 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां हैं उसको संविधान संशोधन के जरिए ऐड किया गया है। ये सवाल आपको बताना है सही है कि गलत। तो आप जानते हैं कि इसको हमने संविधान संशोधन करके बाद में इसको ऐड किया है, तो इसमें आप ध्यान रखिए केवल और केवल आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ओनली 3 आपका यहां पर राइट होगा। अगला सवाल देखिए, अब आपके सामने यहां पर है कि कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड्स, यहां पर सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, यूनिवर्सल है और सेक्युलर है। तो आप जानते हैं कि हमने इसमें जो प्रेम्बल की शुरुआत होती है, प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है, इसमें हमने आपको बतलाया था कि किस तरीके से संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें अलग अलग वर्ड्स होते हैं। तो अलग अलग वर्ड्स की अगर बात करेंगे तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। अब प्रस्तावना को आप एक बार अपने मन में पढ़िए और राइट आंसर आप लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका इसमें सही हो जाएगा, यानी कि सी, ए, डी और बी आपका इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अब 35 आपके स्क्रीन पर है। यहां पर सवाल आपको पूछा गया है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है, किसमें दिखलाई पड़ता है? उद्देशिका में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक तत्वों में या फिर मूल कर्तव्यों में? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उद्देशिका में। उद्देशिका को आप जानते हैं कि संविधान की जन्म कुंडली भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा संविधान की आत्मा भी इसको कहा जाता है। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि अगर सवाल आपसे ये पूछ लिया जाए कि संविधान की आत्मा डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी के अनुसार क्या है, B.R. अंबेडकर जी के अनुसार क्या है, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, इन्होंने कहा था संविधान का जो आर्टिकल 32 होगा, आर्टिकल 32 जो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यही हमारे संविधान का आत्मा कहा जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि कितने भी फंडामेंटल राइट आप दे दीजिए नागरिकों को, लेकिन जब तक उसको लागू करने के लिए उनके पास अधिकार नहीं होगा तब तक वो किसी भी अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये कहा था संविधान सभा के दौरान डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर आपका हो गया ए वाला। अगला सवाल देख लीजिए, तो यहां पर आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर, अब आपके सामने है 36, और क्वेश्चन नंबर 36 में आप देखेंगे कि यहां पर आपसे क्या पूछा गया है। 36 में पूछा गया है भारत के संदर्भ में जो सेकुलर शब्द है, जो भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द दिया गया है, इसका मतलब आपको बतलाना है।
तो मतलब आप देखिए, भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, या फिर भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं होता है। तो राइट आंसर आप जानते हैं, क्लास में बता भी चुका हूं कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आप उस बात को याद करिए कि भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, ये हमारा संविधान कहता है। अब इसके बाद में देखिए, अगला पॉइंट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 37। यहां पर आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान के उद्देश्यों, यहां पर इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक जस्टिस हैज बीन प्रोवाइडेड एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय की बात की गई है, इसका प्रावधान आपको कहां कहां पर मिला है। अब आप जरा इस बात को देखिए, पहले हम लोगों ने जब प्रियम्बल पढ़ा था तो वहां पर भी आपको बताए थे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो एक बार आर्थिक इकोनॉमिक जस्टिस की बात आपको कहां पर मिल जाती है, तो एक तो मिल जाती है आपको प्रियम्बल में, और इसके बाद में हम लोगों ने बात किया था जब डीपीएसपी पढ़े थे, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डीपीएसपी में भी आपने देखा था, यहां पर प्रावधान क्या किया गया था, यहां पर आपने देखा था कि इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी की बात की गई है, आर्थिक लोकतंत्र की बात की गई है, कहां पर, डीपीएसपी में। तो इस वजह से आपका राइट आंसर क्या होगा कि जहां पर प्रियम्बल तो है लेकिन फंडामेंटल राइट में आर्थिक नहीं है, बल्कि यहां पर क्या है, यहां पर होता है पॉलिटिकल। अब इसके बाद में देखिए, प्रियम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप यहां पर देखिए, फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो होगा ना, नहीं चाहिए, और नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, तो इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 में यहां पर जरा देखिए कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और वजह क्या है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, इसका कारण आपको बताना है। लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है मतलब द लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। इसके बाद सेकंड है पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या इसका मतलब, ये तो सही है कि संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन क्या इसका मतलब होता है हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम का। इसके बाद थर्ड ऑप्शन में है राज्यसभा कांट बी डिसॉल्व, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। क्या इसका मतलब होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और या फिर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ये आपका राइट आंसर होगा। तो यहां पर आप जरा इस बात को समझिए, आप जानते हैं कि मंत्री परिषद जो होती है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यही आपको यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही हो जाएगा। और ये सारी बातें आपको क्लास में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, तो इसको आप ध्यान में रखिए, और जिसका जिसका ये सारे सवाल गलत हुए होंगे फिर उसकी कुटाई होगी क्लास में अच्छे से। चलिए अगले सवाल में देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 में, भारत एक गणतंत्र है, इंडिया इज अ रिपब्लिक, इसका मीनिंग आपको बताना है कि भारत जो है रिपब्लिक अगर है तो इसका मतलब क्या होता है। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास होता है, क्या रिपब्लिक का मतलब ये होता है, या फिर भारत में संसदीय शासन प्रणाली नहीं है, क्या इसका मतलब गणतंत्र होता है, या भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या भारत राज्यों का संघ है। तो आप जानते हैं कि यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहां पर आपका सही जवाब होगा। और वजह आप जानते हैं, वजह हमने आपको बतलाया था कि जब हम लोग गणतंत्र यानी कि जब रिपब्लिक की बात करेंगे तो रिपब्लिक का मतलब हो जाता है कि हमारे देश में वंशानुगत शासन नहीं होगा, बल्कि जो देश का, राज्य का सर्वोच्च नागरिक होगा उसका चयन जनता के द्वारा किया जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश में होता है। अब इसके बाद में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 48 में है
भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का जो प्रमुख बिंदु है ये आपको यहां पर बतलाना है। तो भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर किस बात का पाया जाता है, ये आपको यहां पर राइट आंसर लगाना है। ऑप्शंस जो आपको दिए गए हैं उसको एक बार आप ध्यान से पढ़िए और इसके बाद आप राइट आंसर दीजिए। अब यहां पर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 40 में आप देखेंगे सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, कहां कहां पर आपको डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कहा गया है। भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली, अगर आप देखेंगे तो सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इसको हमने अडॉप्ट किया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से। तो इसका मतलब ये तो दोनों में सिमिलर है, बट यहां पर देखेंगे न्यायिक समीक्षा यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं, जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं, इसका प्रोविजन आप जानते हैं कि केवल और केवल भारत में है, ब्रिटेन में इसका प्रावधान नहीं है। इसके अलावा अमेरिका के संविधान में भी ये प्रावधान पाया जाता है। और ये भी आपको बतला दें कि न्यायिक समीक्षा का जो प्रावधान है उसको हमने अमेरिका के संविधान से ही ग्रहण किया है। यहां पर देखिए तो द्विसदनात्मक व्यवस्था और वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति, ये सभी पॉइंट आपको सिमिलर मिल जाएंगे इंडियन और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान के बड़ा होने का वजह क्या है, यहां पर आप देख लीजिए इंग्लिश वर्जन में भी तो द रीजन फॉर द वास्टनेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारतीय संविधान का जो इतना वास्ट संविधान है उसका वजह क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो यहां पर आप देखें तो इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाये गए हैं। इसमें विस्तृत जो प्रशासकीय प्रावधान है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस हैं, उसको लाया गया। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है और यह संघ और राज्य सरकार दोनों का संविधान है। तो आप जानते हैं जिस तरीके से रफ की कॉपी आपकी काफी मोटी हो जाती है तो वजह क्या होता है कि उसमें हर एक विषय डालने पड़ते हैं, चाहे आप मैथ्स की बात कर लेंगे, जीएस रहेगा, इंग्लिश रहेगा, हर एक सब्जेक्ट आप उसी एक कॉपी में लिखते हैं। तो इसका मतलब वो मोटा मोटा हो गया। तो इसी से आप रिलेट करिए कि जब राज्यों का भी संविधान उसी में लिखा जाएगा, देश का भी संविधान उसी में लिखा जाएगा, तो इसी वजह से क्या होता है कि हमारे देश का संविधान काफी बड़ा हो गया है, काफी वास्ट हो गया है। तो आंसर इसमें आप लगा लेंगे डी वाला। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, यह आपसे सवाल पूछा गया है। अब आप जरा बताइए कि संविधान का जो पहला आर्टिकल है उसके अनुसार भारत क्या है। तो भारत जो है वो राज्यों का यूनियन है। यहां पर आप ध्यान रखिए तो ये क्या है, इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट, ये आपको बतलाए गए हैं। यूनियन ऑफ स्टेट आपको यहां पर ध्यान में रखना है। तो यहां पर यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बाकी यूनियन और फेडरेशन में आप जानते हैं कि इसमें जितने भी अलग अलग चीजें हैं ये सभी आपको क्लास में बतलाए हैं। उस क्लास को आप याद रखिए जब यूनियन और फेडरेशन में डिफरेंस करके आपको बतलाए थे। तो इस तरीके से अगर कोई भी प्रश्न आपको मिलेगा तो वहां पर आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल आपके सामने है 43। यहां पर आपसे सवाल पूछा गया है कि भारत में एक नए राज्य को बनाने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य होगा, किस तरीके से इसको पारित किया जाना चाहिए। ध्यान रखिए संसद में साधारण बहुमत और कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा, या फिर संसद में साधारण बहुमत से संसद में 2/3 बहुमत और कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर आपका होगा संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। और यहां पर आप जानते हैं कि भारत में अगर एक नए राज्य को बनाना है तो उस विधेयक को कहां पारित होना चाहिए, संसद में साधारण बहुमत के जरिए इसको पारित होना आवश्यक है। यह पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है। यहां पर पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता का निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसको दिया गया है। नागरिकता निर्धारण का यानी कि सिटीजनशिप एक्ट कोई अगर बनाना है तो उसके लिए कौन अथॉराइज्ड अथॉरिटी होगी, ये आपको बताना है। न्यायालय होता है, लोकसभा है, राष्ट्रपति है या पार्लियामेंट है। तो आप जानते हैं कि इसको बतलाया हूं कि आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि अगर नागरिकता से संबंधित कोई भी लॉ बनाना है, तो एक्ट बनाना है, तो उसके लिए ऑथोराइज्ड कौन होगा, तो ये होगा आपका पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पर है। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो किसको निलंबित कर सकता है, तो आप यहां पर जानते हैं मूल अधिकार दिया गया है आर्टिकल 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों को, तो 21 को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। 21 में मौलिक अधिकारों को नहीं हटा सकते हैं। अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार ये तो अपने आप स्वयं ही हट जाता है और इसके बाद मौलिक अधिकारों को हटाया जा सकता है। अब यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, अंडरस्टूड करना होगा कि इन तीनों के अलावा अगर हटाना है तो उसके लिए राष्ट्रपति रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। यहां पर आपको स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम जो बात किया गया है, इसका प्रोविजन आपको कौन से आर्टिकल्स के बीच में दिया गया है, आपको रेंज बतानी है। तो यहां पर आप जानते हैं आर्टिकल 19 टू 22, 19 से लेकर के 22 के बीच में आप जानते हैं स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47, 5 अनुच्छेद वो कौन से हैं जिसमें राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है। तो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच में 14 टू 18 आपको दिया गया है। किसका प्रावधान है, तो राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है, यानी कि समानता के अधिकार का प्रावधान आपको इसमें किया गया है। ये पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान में रखना है। अब इसके बाद देखिए, तो अगला है आपको आर्टिकल 48, क्वेश्चन नंबर 48, और यहां पर आपको दिया गया है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार जो प्राइवेट हाउस हैं उसके ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि यह प्रावधान आपको 19(1) में आएगा, विचार, अभिव्यक्ति, थॉट्स और एक्सप्रेस करने की फ्रीडम के अंतर्गत। अब इसके बाद दोस्तों हम लोगों का आज का ये देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, मूल अधिकारों का संरक्षक, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट किसको कहा जाता है। बहुत सिंपल सा है, बार बार क्लास में भी बता चुका था, और इसमें होता है आपको न्यायपालिका। चूंकि यहां पर आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों होते हैं, तो इसलिए आपको यहां पर जुडिशरी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 और हम लोगों को इस टेस्ट सीरीज का जो आखिरी प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा को प्रतिपादित किया है। तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 में इसका प्रावधान किया गया था। 1973 में 24 अप्रैल को आप जानते हैं, और हाल ही में इसमें कई सारे प्रोविजन आपको देखने को मिले थे, चूंकि ये चर्चा का विषय था। 24 अप्रैल अभी जल्दी बीता है, और यही वजह भी था कि आपके इस पेपर में इसको शामिल किया जाए। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो आपके टेस्ट होते हैं वीकली वाले, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस रहते हैं। सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर बतला दिया है। इंग्लिश का भी सलूशन आपने देख लिया और जीएस का भी सलूशन देख लिया है। तो इसको आप अच्छे से और तैयार करिए, अगले टेस्ट के लिए आप तैयार रहिए और बेहतर अपनी तैयारी को दीजिए। क्लास में अगर आपको कोई डाउट आता है तो उसको अच्छे से पूछते रहा करिए, कहीं पर कोई समस्या न आए। इस बार जो टेस्ट होगा फिर उसके बाद हम लोग इसमें और भी आपको आंसर और क्वेश्चंस बताते रहेंगे। मिलेंगे आपको किसी नए वीडियो के साथ। और हाँ, अगर बत्रा डिफेंस एकेडमी से आप जुड़ना चाहते हैं, कोई भी आपको क्वेरी है, कोई आप इंक्वायरी चाहते हैं, जो नीचे नंबर चल रहे हैं इस पर आप कॉल कर लीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेज स्टार्ट हैं, इसको ज्वाइन करके आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद।